Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था करंट, ठीक है ना। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, यही क्या होता है? करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। और क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V से इसको डिनोट करते हैं, क्या होता है? W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? W अपॉन Q। गॉट इट? तो हम लोगों ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो करंट की कुछ स्मॉल यूनिट्स यहाँ पर रहेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट, स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट। यूनिट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर, ठीक है ना। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। स्मॉल यूनिट्स होती है आपकी माइक्रो एम्पियर, क्या होती है? माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, ठीक है ना। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, ये इसकी क्या होती है? स्मॉल यूनिट्स होती है, ठीक है। माइक्रो को डिनोट करेंगे हम इससे, म्यू से, और इसको एम से। बट तो अब रिलेशन इन दोनों जो चीजें हैं आपकी माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, इन दोनों का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इसके साथ रिलेशन पता होना चाहिए, एम्पियर के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एम्पियर के साथ हम उसका रिलेशन पता करते हैं, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर का मीनिंग क्या होता है? 10 टू द पावर 6 एम्पियर। कितना होता है? 10 टू द पावर 6 एम्पियर। गॉट इट? और 1 मिली एम्पियर की अगर बात करते हैं तो 1 मिली एम्पियर का मीनिंग होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है ना, जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ पर ये करंट की बात हो गई, ठीक है। अब करंट के इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं हम। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। ये क्या है? आपका करंट है, तो करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सर, अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अमीटर बोलते हैं। करंट को जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? अमीटर। अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन मेजर द करंट। करंट मींस आई को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखो कि जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने यूज किया करंट को मेजर करने के लिए, उसको जब हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो सर्किट डायग्राम के अंदर उसको हम लोग इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इस अमीटर को क्या करते हैं? उसके अंदर जॉइन करते हैं सर्किट के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? ये हो गई हमारी करंट की बात। नेक्स्ट में हमारा क्या? वोल्टेज, ठीक है ना। वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिससे हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं? तो हम कौन सा लेंगे? वोल्टमीटर लेंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर क्रिएट होता है? अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, ठीक है ना। मतलब आपने वायर के पूरा का पूरा करंट उसको सर्किट बनाने के लिए तो उसकी जो दो एंड्स है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है? क्रिएट होता है। बस उसके दोनों एंड्स को आपको क्या लग रहा है? वोल्टमीटर वहां पर आपको जॉइन करना है। और वोल्टमीटर को हमेशा किसमें जॉइन किया जाता है? आप ध्यान रखो, इसको हमेशा पैरेलल में जॉइन किया जाता है। किसमें जॉइन किया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। रिमेंबर इट, वोल्टमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, सीरीज में जॉइन किया जाता है। वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आज का ये जो लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज हम ओम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने वाले हैं, ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। चलो ओम्स लॉ को देखते हैं। ओम्स लॉ, ठीक है। देखो जॉर्ज सीमोन नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था? जॉर्ज साइमन नाम का जॉर्ज साइमन ओम उस साइंटिस्ट का पूरा नाम था, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम, गॉट इट? तो ये ओम इसका बोल सकते हैं सरनेम था, तो उसी पे बेस्ड है ये ओम्स लॉ, ठीक है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला था? जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला था कि जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो करंट जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता जा रहा है एक सर्किट के अंदर, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज हो रहा है और करंट इंक्रीज करने पर क्या इंक्रीज हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस
होगा, और प्रोपोर्शनल हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, प्रोपोर्शनल। कौन प्रोपोर्शनल हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। गॉट इट। तो ये किसने बोला था, जॉर्ज साइमन ओम ने बोला था, ठीक है ना। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो क्या हो गए आपके एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो अगर आपको इसको किसमें उसमें थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको चीज को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में, ठीक है। देखो क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a given मेटेलिक वायर। तो किसकी बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। किससे डिनोट करते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गिवन, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर क्या होता है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है ये, प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट मींस I, अभी करंट ना फ्लो हो रहा है, करंट इनसाइड अ वायर। गॉट इट। ये है आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। इसका थ्योरेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ये रहा। गॉट इट। बात आ गई समझ में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दिस इज ए ओम्स लॉ, ठीक है। बस इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म आती है, क्या आती है, कांस्टेंट टर्म आती है। तो कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म किधर आएगी, यहाँ इक्वल का साइन लगेगा, कांस्टेंट टर्म आएगी और i नीचे जाएगा। तो i नीचे जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगी, एक कांस्टेंट टर्म आएगी। ये चीज तो समझ में आ गई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, कांस्टेंट एक टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म के बाद में जो सेकंड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी इसको लेंगे और डिवाइडेड बाय i, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि v अपॉन i, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। किसने बताया था, ये ओम्स लॉ ने बताया। तो यही आपका क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। गॉट इट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको अपन एक्सपेरिमेंटल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये कांस्टेंट कैसे बना, तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, लेट मी रफ इट फर्स्ट। एक सर्किट लेंगे सबसे पहले, तो उसके अंदर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट हमने बनाया, ठीक है, और सर्किट बनाया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिए, ये सेल लगा दिए, 4 सेल लगा, ठीक है, 4 सेल लगाए। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, ये नाइट्रोम वायर लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैं काउंटर लगा देता हूँ, प्लग की लगा देता हूँ, ये प्लग की हो गई, ठीक है, ये हो गया, है ना। और इस सर्किट का वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पर मैं एक वोल्टमीटर भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना, इसको देखना, और एक में आपको ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ करना है, ग्राफ के ऊपर मैंने लिया एक एक्स एक्सिस ली और एक वाई एक्सिस ली। क्या ली मैंने, एक एक्स एक्सिस ली और एक वाई एक्सिस ली। ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इट मींस ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक। अब चलो सपोज करते हैं, नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में क्या होगा। सर्किट डायग्राम में हमारा करंट फ्लो में स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या करना है, इस सर्किट डायग्राम में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ही सेल लेना है। क्या लेना है, एक सेल लेना है। जैसे ही आपने एक सेल लिया, एक सेल लेने के बाद करंट फ्लो ना तो इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेल लेने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो ना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, अमीटर जो आपको दिख रहा है ना, ये अमीटर जो दिख रहा है, इस अमीटर के अंदर क्या मेजर करता है, ये करंट को मेजर करता है। तो जैसे अमीटर को आपने लिया तो अमीटर के अंदर उसको रीडिंग देखनी है। क्या करना है, रीडिंग देखनी। तो सपोज करो आपने रीडिंग देखी, तो रीडिंग कितनी है, 0.1 है। व्हाट इट। नेक्स्ट, ये अभी आपने क्या किया था, एक सेल इंक्लूड किया था। सेकंड सेल, जब दूसरा सेल लगाया, इसके बाद हाँ फर्स्ट सेल लगाया था, तो अमीटर और वोल्टमीटर दोनों के अंदर रीडिंग देखना है, ठीक है ना। अमीटर और वोल्टमीटर दोनों के अंदर, इसके अंदर क्या करना है, रीडिंग देखना है। तो अमीटर में रीडिंग कितनी आई और वोल्टमीटर में कितनी आई, 0.1
4i। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आपने दूसरा सेल लगाया, तो दूसरा जब सेल लगाया तो आपको फिर से अमीटर की रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग देखनी है। क्या करना है, अमीटर की रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग देखना है। सपोज करो अमीटर के अंदर हमारा 0.2 एंपियर आया और इसमें आ जाएगा आपका 0.8 आएगा सपोज, ठीक है ना, लेट अस सपोज। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में जब आपने तीसरा सेल लगाया तो तीसरा सेल जब सर्किट के अंदर लगाया तो अमीटर के अंदर रीडिंग देखी और वोल्टमीटर के अंदर यहां पे फिर से हम रीडिंग देखेंगे। सपोज करो कि 0.3 के अमीटर के अंदर रीडिंग आई और यहां पर कितना आ जाएगा, 1.2, ठीक है सपोज। व्हाट इज नेक्स्ट, जब आपने चौथा सेल लगाया है ना, 4 नंबर का सेल लगाया अमीटर के अंदर और वोल्टमीटर के अंदर, फिर से हम लोग रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग कितनी आएगी, सपोज करो यहां पे 0.4 आई और ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सपोज करो, ठीक है। तो जब आपने देखा तो ये सारी रीडिंग्स है, ठीक है ना, सबसे पहले फर्स्ट सेल लगाया, फिर दूसरा सेल लगाया, थर्ड सेल लगाया, फोर्थ सेल लगाया, चारों सेल लगाने के बाद हम लोगों ने अमीटर के अंदर हमारी रीडिंग देखी और ये हुआ। अब यहां से आप लोगों को क्या पता चला कि जैसे ही आप क्या कर रहे हो कि वोल्टमीटर और अमीटर, यानी कि वोल्टमीटर में जो रीडिंग आई थी, यानी कि वोल्टमीटर में जो रीडिंग आई थी और जो अमीटर के अंदर जो रीडिंग आई थी करंट की, अमीटर के अंदर जो रीडिंग आई थी करंट की, इन दोनों का जो आपने रेशियो निकाला हर समय, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सभी के लिए आपने क्या किया, सभी के लिए इसका रेशियो निकाला, V/9 यानी V/9 9 से डिवाइड किया किसको, वोल्टमीटर को। जब आपने रेशियो निकाला तो क्या हुआ, ये रेशियो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सभी के लिए, सभी सेल्स के लिए, सभी सेल्स के लिए क्या हो गया, ये सभी सेल्स के लिए कांस्टेंट आया, मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर आया, कौन सा, ये रेशियो बराबर आया, ठीक है ना। क्या है रेशियो, आपका इक्वल आया, तो रेशियो इक्वल आया हर सेल्स के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, गॉट इट। यानी कि जब अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है तो जब कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, हम लोग सेल बार-बार बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, करंट भी आपका क्या कर रहा है, इधर से इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो करंट, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो उसका V/9 का रेशियो वो अप्रोक्सीमेटली हर सेल के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो बस यही जो कांस्टेंट चीज है, इसी को कांस्टेंट चीज को क्या बोला, ये जो कांस्टेंट हम लोगों ने यहां लिखा है, इसी कांस्टेंट को बोला सर R, क्या बोला R, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये जो वायर मैंने इसके अंदर लगाया था, इस वायर का, ठीक है ना, सपोज करो मैंने नाइक्रोम वायर लगाया, क्या लगाया था, ये नाइक्रोम वायर लगाया, जो वायर लिया था नाइक्रोम वायर, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट हो गया, इसके लिए हो गया R मैंने मान लिया, ठीक है ना, ये दिया वो नाइक्रो एज इट इज हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रेजिस्टेंस को डिफाइन करो, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। उस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय व्हिच इट कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, इट कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि ये क्या होगी, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी हो गई। तो यहां से एक नई टर्म हम लोगों को मिली, यानी नई टर्म मिली, उस नई टर्म का क्या नाम दिया, नई टर्म का नाम दिया हम लोगों ने रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है आपका, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी हो गई। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी by which it resists the flow of charge, है ना। इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, हमें प्रॉपर्टी है किसकी, कोई भी पर्टिकुलर वायर हम लोगों ने यूज किया है, उसकी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज में क्या हो रहा है, रेजिस्ट हो रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रही है प्रॉपर्टी। अब जब चार्जेस को फ्लो कर रही है, चार्जेस के फ्लो का रजिस्टर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, करंट को अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है, आपका अपोज होता है, क्या होता है, अपोज होता है, क्या अपोज होता है, करंट का अपोज होता है, गॉट इट, है ना। अब देखो मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, क्या हैं, रजिस्टर्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और रजिस्टर्स का एक काम होता है कि क्या करना होता है कि जैसे करंट का फ्लो है तो उस करंट के फ्लो को क्या करना, करंट के फ्लो को अपोज करना, यानी करंट के फ्लो को थोड़ा सा कंट्रोल करना, ठीक है ना, कि ज्यादा करंट फ्लो ना हो, इसीलिए हम रजिस्टर्स यूज करते हैं। तो रजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट है और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, उस वायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने सीख लिया, समझ में आया होगा।
गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस बात करते हैं इसी फॉर्मूले में। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया, रेजिस्टेंस नया हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है ना, यहां से हम लोगों ने V/I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ये निकाला, ठीक है। तो यही एक कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस जो है हर वायर का, हर एक एलिमेंट का क्या होता है, ये हर एक कंडक्टर का अपना फिक्स होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस अपनी प्रॉपर्टी, उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो एक क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। नाइट्रो वायर की प्रॉपर्टी उसकी अलग ही प्रॉपर्टी है, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं रेजिस्टेंस को, जैसे कि हर एलिमेंट की अलग अलग पावर होती है, ठीक है। जैसे कि ग्राउंड है, उस ग्राउंड में अगर मैं किसी कोई स्टूडेंट्स को, जैसे 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट को मैं बोल देता हूँ कि बेटा आपको क्या करना है, ग्राउंड के आसपास क्या करना है, राउंड लगाना है, तो वो क्या करेंगे, 10 के 10 स्टूडेंट उस ग्राउंड के आसपास राउंड लगाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जो 3-4 राउंड में क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, कुछ स्टूडेंट 5-6 राउंड लगाएंगे, कुछ 7-8 राउंड लगाएंगे, कुछ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे कि 10 राउंड लगाएंगे, ठीक है ना। तो उन स्टूडेंट्स की क्या होगी, अलग अलग अपनी अपनी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, उनके अंदर जितनी एनर्जी थी उस एनर्जी का यूज करके उन्होंने उतने राउंड लगा दिए। सेम एज यहाँ पर रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो पर, करंट के यानी कि चार्जेस के फ्लो को अपोज करने की अपनी 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 क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, गॉट इट। तो ये रेजिस्टेंस। चलो नेक्स्ट, तो V/I यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया, R निकाल लिया। यहाँ से मैं करंट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और करंट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और वोल्टेज की वैल्यू भी यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ओम्स लॉ से, गॉट इट। तो ध्यान रखो कि यहाँ से अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा, वोल्टेज की निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, IR आ जाएगा, क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। यानी कि यहाँ से वोल्टेज कितना आ गया हमारे पास, IR आ गया, गॉट इट। वोल्टेज तो IR आ गया। इसके बाद आपको करंट की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से V/R आ जाएगी, क्या आ जाएगी, V/R आ जाएगी, ठीक है। चलो अब ये भी आपकी क्या है, ये भी क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये जो रेजिस्टेंस निकाला है ना, इस रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होगी, क्या होगी, SI यूनिट। यूनिट की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना इसकी यूनिट, इसको किसने बताया, ओम्स ने बताया। ये ओम्स लॉ पर पढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस को किसने दिया था, ओम्स ने दिया था। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम होगी, क्या होगी, ओम होगी। और ओम को इसके रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी आपकी, ओम होगी, ठीक है ना। तो रिमेंबर इट, ओम। तो सिंबॉलिकली कैसे यूज करते हैं हम लोग, सिंबल इसका ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी आपकी, ओम होगी, ठीक है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया बेटा कि वोल्ट पर एम्पियर है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, वोल्टेज की यूनिट हो जाएगी वोल्ट और इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर, ठीक है। तो वो भी क्या होगा आपका, ओम ही होगा, ओम ही होगा, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो तो ये एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस, अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वायर के कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, चलो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं स्टार्ट। ये ओम्स लॉ है बेटा, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को करना है, ध्यान रखना और लर्न कर लेना अच्छे से हर चीज। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच factors on which resistance of a wire depends, ठीक है। अब हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो उस वायर जो रेजिस्टेंस है कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है ना, लेंथ ऑफ द वायर। ये जो रेजिस्टेंस है ये वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा सेकंड नंबर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड वन, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका, क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है,
क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये तीन चीजें हैं, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है देखना, सुनना ध्यान से कि लेंथ ऑफ द वायर, जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको ध्यान रखो कि फर्स्ट से क्या निकलेगा हमारा कि लेंथ ऑफ द वायर, तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं वायर की लेंथ इंक्रीज करूंगा, वायर की लेंथ को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा, बड़ा करूंगा, तो उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, यानी कि लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, लेंथ इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। गॉट इट? तो प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही मैं लेंथ इंक्रीज करूंगा वायर की, रेजिस्टेंस इसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्या पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, तो वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो किस तरीके से डिपेंड करता है, तो देखो जो भी रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझ रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब जैसे कि मेरे पास चौक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसकी मोटाई। गॉट इट? पतला है, मोटा है, ठीक है, ठीक है, व्हाटएवर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब इन दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूं, क्या करता हूं, मर्ज अगर इन दोनों को करता हूं तो मेरे पास एक रिलेशन आती है, क्या आती है, ठीक है ना, r इज प्रोपोर्शनल टू L upon A। क्या रिलेशन आती है, r इज प्रोपोर्शनल टू द L upon A। गॉट इट? क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को क्या किया, मर्ज किया। ठीक है ना, अब ये नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब कि मैंने जैसे कि बताया था कि कॉपर का नेचर अलग है, गॉट इट, नाइट्रोन का नेचर अलग है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो थर्ड पॉइंट तो इससे कोई मैथमेटिकल टर्म में हम ले नहीं सकते उसको। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ये मैंने बता दिया आपको किस तरीके से होता है। तो लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L upon A। गॉट इट? जैसे कि वहां पर हम लोगों ने जैसे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I था, वहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया था, इक्वल का साइन लगाया था और कांस्टेंट लिखा था। सेम है यहां पर हम लोग करेंगे, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है रो। क्या नाम है इसका, रो। इसका नाम क्या है, रो। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, रो बोलते हैं। ठीक है, क्यों लगाया मैंने रो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रो लगाया, इक्वल का साइन आया यहां पर और L upon A हो गया। तो सर अब एक नया वर्ड यहां से, नई क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी यहां से निकल के आई है। इस फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस की वजह से निकल के आई है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से निकल के आई है। तो इसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है सर, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। तो ये है आपकी रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। कैसे आई है, हम लोगों ने क्या किया, जो रेजिस्टेंस था वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस फॉर्मूले से लगाया, उस फॉर्मूले से हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लेकर के आ गए यहां पर। गॉट इट? तो ये बात समझ में आ गई कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट नाम होती है। ठीक है, तो ये हो गया L upon A। अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा ऐसे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालो, तब क्या निकालोगे, रो इज इक्वल टू ये A इधर जाएगा तो RA, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में बात करें समझ में सभी को। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रो का भी फॉर्मूला, यानी कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है ना, अच्छा तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो हमारी ओम होती है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना बताओ, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, रेजिस्टिविटी की यूनिट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा कॉपी में या फिर किसी चीज में आप थोड़ा शॉर्ट नोट बना के चलो।
रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी का हमारा जो फॉर्मूला आया है वो तो ये आ गया हमारा, ठीक है ना, ये हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने मर्ज किया, ये निकाल दिया, ठीक है ना। देखो r क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है pm में लगा देता हूं, ठीक है। देखो एरिया, अगर हम वायर ले रहे हैं तो एक वायर की अपन लेंथ मीटर में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मीटर में ले लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ये स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ तो हमारी मीटर में ही होती है, आई होती है, मीटर में होती है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना सीखा रहा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकालेंगे। देखो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर हो गई, नीचे क्या लिखा हुआ लेंथ, तो मीटर हो गया। गॉट इट। अब यहां से देखो ये क्या है, ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल अगर आपसे बात करता हूं तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ना बेटा, रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है वो होती है हमारी ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है ना। इसको ध्यान रखो, जो भी यूनिट है उनको अच्छे से ध्यान रखो वो कैसे आई है। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो इजीली आप क्या कर सकते हो, यूनिट्स निकाल सकते हो। व्हाट इट। तो ये हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनका अच्छे से रिवीजन करना है, रिवीजन करो। व्हाट इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट इट। बेस्ट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट।